नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवल। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और ई कॉमर्स कंपनी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। राज्य के 20,000 से अधिक दस्तकारों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा उपलब्ध। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन नेता विपक्ष द्वारा उठाए गए करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री बोले, करुणामूलक नौकरियों के लंबित मामले निपटाने के लिए बनेगी कमेटी। शिमला में 5 साल की मासूम बच्ची बनी तेंदुए का शिकार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल लोक क्षेत्र में तेंदुए द्वारा बच्चे को उठाने की घटना से पीड़ित परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं की व्यक्त। ग्यारह अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगा दलित शोषण मुक्ति मंच। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से चुनकर गए विधायकों से समर्थन की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में विभिन्न विभागों में करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के कितने मामले लंबित हैं। कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर ने कहा कि शिमला में कई दिनों से करुणामूलक आश्रितों का धरना जारी है और जल्द इन्हें राहत दी जाए। सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा करुणामूलक नौकरियों के लंबित मामलों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के लंबित मामले निपटाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इन नौकरियों के लिए निर्धारित 5% वाला कोटा बढ़ाने, एकमुश्त नौकरियां देने और आय सीमा को लेकर कमेटी पुनर्विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करुणामूलक आश्रितों के हितों को देखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की है। सरकार के पास करुणामूलक आधार पर कुल 2779 मामले लंबित है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को नीति के अनुरूप करुणामूलक आधार पर उपलब्ध रिक्त पद प्राथमिकता पर भरने के निर्देश दिए गए हैं और जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक 706 नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संशोधन किया है कि यदि नौकरी के अंतिम दिन भी किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन भी करुणामूलक आधार पर नौकरी के पात्र होंगे। आय सीमा 2,50,000 रुपए की गई है। जुलाई 2019 तक नौकरियों के 4,040 मामले लंबित थे। अब मामले 2,779 रह गए हैं। विभागों में भरे जाने वाले कुल पदों का 5% कोटा इन नौकरियों के लिए रखा गया है। इसे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ मामले हाई कोर्ट में गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवार की पेंशन को भी आय में जोड़ा जाए। इस मामले को लेकर भी कमेटी पुनर्विचार करेगी। प्रश्नकाल के दौरान अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े सवाल का जवाब न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने खूब हंगामा किया। ये बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी। अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इसमें सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है और
अभी आज हमने जो अनाउंस किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसमें ये 5% कोटा, उसके बाद इनकम क्राइटेरिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी वाले जो एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो उनको हम एक बार एग्जामिन करेंगे, ये हमने बात की। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बैठकों के जरिए दोनों दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा जहां वर्तमान जयराम सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की चुनावी रणनीति में जुटी है, वहीं कांग्रेस वर्तमान सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर उपचुनाव में उतरेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल चुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी। रणधीर शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि प्रदेश में और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, एक संसदीय क्षेत्र मंडी में भी उपचुनाव है, भाजपा की किस तरह से तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर पार्टी प्रत्याशी जो तय होने के बाद जनता के बीच जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरा साल जो है वो सक्रिय रहता है। कार्यकर्ता कोरोना काल जैसी आपदा के दौरान भी सेवा कार्य में लगे रहे, तो सक्रिय कार्यकर्ताओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो बाय इलेक्शन उपचुनाव आए हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी सरकारों की उपलब्धियां हैं वो जनहित में हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, और उसके आधार पर हम सभी उपचुनाव, चाहे वो विधानसभा की 3 सीटों के हैं, चाहे वो लोकसभा हमीरपुर का है, मंडी का है, हम ये सारे उपचुनाव जीतेंगे। रणधीर शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस का बार बार दावा है और आरोप भी है कि जी वर्तमान भाजपा सरकार चाहे कोरोना की बात कहें या विकास की बात कहें, हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कई बार आरोप भी लगा चुके हैं कि जो भाजपा के अंदर गुटबाजी भी हावी हो रही है। इस आरोपों के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, गुटबाजी पर तो कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज कांग्रेस एक नहीं अनेक गुटों में विभाजित है और ये सर्वविदित है कि उनके नेता अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बयानबाजी करते हैं। इसलिए गुटबाजी जितनी कांग्रेस में है उतनी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। ये ठीक है कि उपचुनाव में जीत की संभावना को देखते हुए एक से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग तिथियां घोषित करेगा। उसके बाद हमारी प्रदेश चुनाव जो समिति है वो नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी और जैसे ही केंद्रीय हाईकमांड एक नाम तय करेगी, हमारे सभी उम्मीदवार उस एक नाम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और एकजुट होकर पार्टी लड़ेगी और ये सभी उपचुनाव जीतेंगे। जिस तरह से विधानसभा का जो मानसून सत्र चला है, इस दौरान भी जब से सत्र शुरू हुआ है, कांग्रेस विपक्ष की ओर से बार बार सरकार को हर मोर्चे पे घेरा जा रहा है। हाल ही में चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की तबादला से जुड़ा मुद्दा हो, विकास से जुड़ा हो, या जितने भी बरसात के दिन जो भी नुकसान हुए उसको लेकर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है विफल रही है। बागवानों की जो समस्या है, सेब सीजन शुरू हो चुका है, सड़कों की हालत, स्वास्थ्य की हालत, कोरोना को लेकर जो बार बार ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर अगर बात की जाए और विकास की जो अगर बात की जाए तो बतौर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते आपका क्या मानना और कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, उनके किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत है कि वो विधानसभा के अंदर चीफ सेक्रेटरी के तबादले को या चीफ सेक्रेटरी के बदलने को मुद्दा बना रही है। ये कोई मुद्दा नहीं, ये सत्ताधारी दल जो सरकार में है उनका विशेषाधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और जहाँ तक वर्तमान जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, सरकार कहाँ आती है। इसलिए इस तरह के मुद्दे बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाहट में है। इसी तरह हमारे मंडी के सांसद की आत्महत्या हुई, दुनिया जानती है, और उसके बाद उसकी सीबीआई की जांच कांग्रेस का विधायक दल कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जनता से जुड़े मुद्दों उनके पास नहीं है।
हमारी सरकारों ने जनहित में काम किया है, जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान किया है, कोरोना में बेहतर से बेहतर काम करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ऐसा नहीं रहा कि जो बिना ऑक्सीजन से जिसकी मृत्यु हुई हो। एक भी कोई पेशेंट ऐसा नहीं रहा जिसे ऑक्सीजन युक्त बेड ना मिला हो। आपने देखा किस तरह से हमारी सरकार ने जो 800 बेड थे ऑक्सीजन युक्त कोरोना शुरू होने से पहले, उनकी संख्या 5000 तक पहुंचा दी। किस तरह से हमारी सरकार ने, जहां हमारे पास एक ऑक्सीजन का प्लांट था, आज हमारे पास 28 ऑक्सीजन के प्लांट होने जा रहे हैं। ये कोरोना संकट काल में किया हुआ बेहतर काम है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने वैक्सीन बनाई। इन नेताओं ने तो उस वैक्सीन का भी विरोध किया, परंतु जब दूसरी लहर आई तो उसी वैक्सीन को लगवाने के लिए सबसे आगे पहुंचे और फिर उसकी कमी की हाहाकार मचाया। और हमारी सरकारों ने वो बड़े बेहतरीन ढंग से वैक्सीन के निर्माण की संख्या बढ़ाई और आज पूरे देश में हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन लग रही है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई सरकार की हो नहीं सकती। इसी से कांग्रेस हताशा में है, इसी से कांग्रेस निराशा में है और निराधार मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। अंतिम प्रश्न, जो सबसे बड़ी इस टाइम जो अर्की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और बरागटा जी के निधन के बाद अर्की और जुब्बल कोटखाई एक हॉट सीट मानी जा रही है, इसमें पार्टी जीत को लेकर या कहें तीनों विधानसभा क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र जीत को लेकर पार्टी कितनी आश्वस्त है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम मंडी की लोकसभा सीट भी जीतेंगे और तीनों बाय इलेक्शन जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों की उपलब्धियों के दम पर, अपने बूथ स्तर तक मजबूत संगठन के बल पर और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पॉजिटिव सोच के कारण मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम तीनों विधानसभा भी और मंडी का लोकसभा भी जीतेंगे। जी, जिस तरह से भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि 3 विधानसभा और जो एक मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं, इन उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पर भाजपा जो प्रदेश में विकास कार्य हुए, इन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और जो कांग्रेस और विपक्ष जो आरोप है, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि कोरोना से निपटने की बात हो या प्रदेश के विकास की बात हो, हर कार्य में जिस तरह से विफल करार दे रही है विपक्ष भाजपा सरकार को, उसको लेकर भी इन्होंने इनके सारे विपक्ष के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है और दावा किया है कि विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी प्रत्याशियों का चयन पार्टी हाईकमान की ओर से होना तय है, लेकिन जिस तरह से भाजपा का ये दावा है कि तीनों विधानसभा उपचुनाव और एक मंडी उपचुनाव में पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, वहीं कांग्रेस भी जिस तरह से दावे जीत के कर रही है, लेकिन यह तो आने वाला समय और जनता जनार्दन ही तय कर पाएगी कि आखिर जीत का ताज किसके सर सजता है। शिमला से अपने सहयोगी राजेंद्र काली के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के कल्लोक क्षेत्र में बने मजदूरों के एक ठारे से गुरुवार देर रात तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया। देर रात तक बच्ची की तलाश की गई। हालांकि देर रात वन्यजीव विभाग को लड़के के कुछ कपड़े मिले थे। वहीं शुक्रवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान बच्ची का सिर और शरीर के कुछ अंग मिले हैं। शिमला शहर के साथ सटे कल्लोक क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक तेंदुए ने 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। घटना वीरवार रात करीब 8:30 बजे की है। बता दें कि कल्लोक क्षेत्र में बने मजदूरों की एक ढारे से वीरवार देर रात तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया। देर रात तक बच्ची की तलाश की गई। हालांकि देर रात वन्यजीव विभाग को जंगल में लड़की के कुछ कपड़े मिले थे। कुछ एक जगह से खून के धब्बे भी मिले थे। लेकिन शुक्रवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान मासूम बच्ची का सिर मिला है। आपको बता दें कि करीब 5 साल की यह बच्ची अपनी बुजुर्ग दादी माँ के साथ यहाँ रहती थी। लड़की को ले गया बोल के मैं फिर क्या करना था, फिर और क्या बोलूंगी बाद में।
इस क्षेत्र में कई मजदूर ढारे बनाकर रह रहे हैं। इनमें से कई मजदूरों के पास पालतू कुत्ते भी हैं। अंदेशा है कि यह तेंदुआ कुत्ते के लिए घात लगाए बैठा था, लेकिन जैसे ही एक ढारे से बच्ची बाहर निकली तो तेंदुए ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। तेंदुए का शिकार बनी मासूम बच्ची की दादी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने नम आंखों से पूरी बात बताई। कल 8:30 बजे हुई, मैं बाहर ही खाना बनाती हूँ तो बना रही थी, मैं वहीं बैठी थी। 1.5 मीटर की बात है, 1.5 मीटर में बच्ची सुसु करने गई और वहाँ बाल्टी रखे थे तो बाल्टी से मेरे को पता चली। अगर बाल्टी नहीं रहने से मेरे को पता ही नहीं चलना था कि मेरे लड़की क्यों नहीं आ रही है। 2 मिनट हो जा रही सुसु करने के लिए तो 2 मिनट नहीं लगेगा बोल के बोलती, पर जैसा दादी सुसु बोल के गई और जैसा गई वैसे बाल्टी गिर गई। मैं सोच रही हूँ कि ये लड़की गिर गई, ये लड़की तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी बोल के मैं उसी टाइम दौड़ के चल पड़ी। देख रही प्रियंका बोल रही हूँ तो प्रियंका आवाज़ नहीं दी। फिर थोड़ा अंधेरा था, फिर मैं अंदर घुस के मैं मोबाइल लाने गई। मोबाइल से ऐसा टर्चा रही हूँ, उतना तक एक बंदा आया, बोल रहे ए बुढ़ी, बोल रहे क्या तेरा नाती कहाँ? नाती को तो देख रही हूँ रे, बाल्टी गिरी तो लड़की गिर गई बोल के देख रही हूँ। नहीं कोई चीज़ आया था, उसने दादी बोल के एक बार चिल्लाई और उसने खींच के ले रही थी, खींचने का आवाज़ मेरे को सुनाई दिया बोल के बोला वो बंदा। फिर सच मेरे लड़की को ले गया बोल के मैं तो रोनी शुरू कर दी। फिर क्या करना था, फिर और क्या बोलूँगी बाद में, हाँ फिर क्या बोलना। और तो मामला ही खत्म हो गया। 5 साल से 1-2 महीना ज़्यादा हो रहा था। वहीं डीएफओ शिमला अर्बन पवन कुमार चौहान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घटित हुई यह घटना बेहद दुखदायी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग जागरूक रहें और घर से बाहर जब भी निकलें तो सावधानी बरतें। जैसे हमारी पीसीसी वाइल्ड लाइफ मैम अभी आए थे, उन्होंने भी बताया कि हम लोग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों रहा है कि आदमी उनके क्षेत्र में एनक्रोच कर रहा है और जो दूरियां हैं दोनों के क्षेत्र में रहने के इलाकों में वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। अब यहाँ पे एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी, इसमें लेबर रह रही थी कुछ समय से, तो बच्चे भी साथ थे। अब दादी चूल्हे के पास बैठी हुई और वो लड़की ज़रा सा उठ के उनकी नज़रों से ओझल हुई, पेशाब करने के लिए गई। तो ये जो घटनाएं दूर दराज के इलाकों में इसी तरह की पेश आती हैं। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी बाहर जाए तो बिना लाइट के ना जाए, जहाँ रोशनी हो काफ़ी। और दूसरा, जो नीचे बैठेगा मतलब अपने खुद को रिलीव करने के लिए, नेचर्स कॉल, तो वो लेपर्ड को अपने से छोटा दिखाई देता है। जब उसको अपने से छोटी कोई भी चीज़ दिखाई देती है, उसके लिए हम भोजन हैं, उसके लिए हम इंसान नहीं हैं, उसके लिए हम भी एक जो भोजन श्रृंखला का हिस्सा हैं। जब वो अपने से छोटी कोई चीज़ देखता तो उसको ये समझ आता है कि उसकी जो अपनी बुद्धि है कि मैं इसको मार सकता हूँ। अब हमारी भी अपनी जो मेरे मन में विचार आया कि हम अपने से तगड़ा आदमी देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं यार, ये मेरे को पीटेगा, इसके साथ झगड़ा नहीं करना। लेपर्ड भी सॉलिटरी एक जानवर है, ये रात में भी काफ़ी लंबी दूरी तय करता है भोजन के लिए। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आसपास थोड़ा लाइट को बढ़ाएं। वो हमने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर उनको निर्देश दे दिए हैं कि आप लाइट थोड़ी बढ़ाएं, थोड़ी फैसिलिटी नज़दीक करें, क्योंकि इनकी फैसिलिटी भी मैं देख रहा हूँ जंगल में थोड़ा दूर है। अगर एडल्ट आदमी भी वहाँ जा रहा है तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा एक ऐसा पैच जिसमें लाइट की कमी है, थोड़ी झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों के अंदर से अटैक करना उसको बड़ा ईजी है। तो वो इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए हैं और हम इसको कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे अब, क्योंकि थोड़ा अगर कैप्चर करके रीलोकेट किया जाता है, वैसे कायदे से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से वो भी गलत है, पर अब चलो थोड़ा सा ह्यूमन्स को भी हमने देखना है, तो उस वजह से हम इसको थोड़ा रीलोकेट करने की भी कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। शिमला के कनलोग में पेश आए इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तेंदुए का शिकार हुई 5 साल की बच्ची की यह घटना झकझोरने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग को तेंदुओं को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदमखोर होने पर तेंदुए को मारने के भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
ऐसी एक छोटी बच्ची के ऊपर तेंदुआ का हमला और उसकी दुखद मृत्यु भी हुई है। तो जहाँ तक इसमें, क्योंकि होती तो घटना ये आइसोलेटेड है, कहीं कहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, कोई भी लेपर्ड अगर मैन ईटर घोषित कर दिया जाए तो उसको फिर मारने के भी आदेश देने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ा जाए ताकि वो और घटनाएं घटित ना हो। लेकिन इफ एट ऑल अगर वो घटनाएं इस तरह की और जगह भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको फिर मारने के आदेश भी जारी किए जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हॉकी टीम की इस शानदार प्रदर्शन से हिमाचल का भी मान बढ़ा है। हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण कुमार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के डलहौजी के मूल निवासी हैं। हिमाचल सरकार वरुण कुमार को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करेगी। इसके साथ ही वरुण कुमार को पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में की। हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं, और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपये देंगे। राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और ई-कॉमर्स कंपनी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने ग्रामीण कारीगरों और स्थानीय उत्पादों की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े 20,000 से अधिक दस्तकारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और ई कॉमर्स कंपनी के मध्य हुए समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कारीगरों को उनके उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से बेचने के अवसर उपलब्ध होंगे और उत्पादों के बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन ब्रांड हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से हिमाचली शिल्पकारों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद विश्व भर के लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। एक क्लिक के माध्यम से जहां हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उपलब्ध होंगे, वहीं स्थानीय कारीगरों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के व्यावसायिक मॉडल को तैयार करने और कारीगरों को ई मार्केट मंच प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 7 अगस्त को मनाए जाने वाले 7वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के हथकरघा संचालकों को बधाई दी। मार्केटिंग के लिए एक जरिया और हमारे पास उपलब्ध हो गया, खुल गया, और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए और पहुंचाने के साथ साथ में प्रमोट भी होंगे। प्रमोट होने के साथ साथ में ये उन लोगों के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया बनेंगे जो लोग मार्केट में पहुंचाने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो बहुत एक बेहतरीन एक ये कोशिश है उस दृष्टि से। कल जो है वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डे भी मनाया जाता है और इस अवसर पर आज ये एक शुरुआत हुई है। और मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं कटवाल जी, उनको और मंत्री हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर विक्रम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने निगम को सुदृढ़ करने में विशेष रुचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला सोलन के विधानसभा क्षेत्र अर्की को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन दिनों दोनों पार्टी की बैठकों का दौर जारी है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठकों में शामिल हो रहे हैं, वहीं भाजपा के कई मंत्री उपचुनाव से पहले अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भाजपा मंडल अर्की द्वारा विशेष बैठक का आयोजन गौ सदन अर्की में किया गया, जिसमें अर्की उपचुनाव के प्रभारी व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और सह प्रभारी व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
भाजपा अर्की मंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने की। बैठक में अर्की उपचुनाव के प्रभारी व नाहन के विधायक डॉक्टर राजू बिंदल सहित अर्की उपचुनाव के सह प्रभारी व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अर्की पहुंचने पर डॉक्टर राजू बिंदल व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य व अन्य नेताओं सहित कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। डॉक्टर राजू बिंदल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सबसे सजग हैं और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, वह केवल कमल के निशान के साथ चलेंगे। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही अर्की विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक कार्यों में हम आपके साथ गाहे बगाहे खड़े रहे और आज फिर एक बार संगठन ने दायित्व दे करके आपके बीच में भेजा है और आपसे वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। शायद सोलन जिला में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सुलझे हुए लोग अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में है तो वो कौन सा है? और ये सत्य है और आज की बात नहीं है। हम सोलन वाले तो बड़े पिछड़े हुए थे। सोलन वालों को तो राजनीति करनी भी नहीं आती थी, वो तो ऐसे ही धक्के में निकल जाता था काम। और अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जो कहीं पर भी बैठा है, जिसका थोड़ा सा भी राजनीतिक इंटरेस्ट है, वो बहुत सजग है। मैंने ठीक कहा? अरे ठीक कहा? अब इसके बाद दूसरा सवाल, सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता अगर सोलन जिला में कहीं पर है तो वो कहाँ है? वो अपने विधायक से वो बोलता है, वो अपने उस अधिकार से हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, 3.5 साल तक वंचित रहे। लेकिन अब सही दिशा में ये चीजें आगे बढ़े, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा विधायक यहाँ से होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से होना चाहिए। अभी 1.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ है और जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल पूरा होने को आता है, वैसे वैसे विकास के कार्य, क्योंकि सरकार में भी ये तड़प होती है, ये निश्चय होता है और ये संकल्प होता है कि इससे पहले हमारा कार्यकाल पूरा हो जाए, हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको हम पूरा करें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनको अमली जमा पहनाना है, सरकार के माध्यम से जो काम होने हैं उनको तेजी से जो है उन सब विकास के कामों को जो है वो पूरा किया जाए। बहुत जल्दी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का कार्यक्रम हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र को मिलने वाला है। मैंने निवेदन किया था सामान्य रतन पाल जी से, सामान्य मंडल अध्यक्ष जी से और पार्टी के सभी सामान्य पदाधिकारियों से एक सूची हम शीघ्र जो है वो तैयार कर लें और मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करने के बाद जब उनका दौरा हो तो वर्षों पुरानी जो यहाँ की लंबित मांगे हैं उनकी घोषणा सामान्य मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो सके। और मुख्यमंत्री जी से मैंने यहाँ आने से पूर्व विधानसभा से जब मैं उतर के आया, मैंने उनसे कहा कि सामान्य मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अभी मैं अर्की निर्वाचन क्षेत्र जा रहा हूं और आपका संदेश यदि कुछ है कहना है तो वो भी मैं लोगों को देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त, मेरी तरफ से लोग जो हैं वो आश्वस्त रहें कि यहाँ के विकास को जो है हम पिछड़ने नहीं देंगे।
प्रदेश सरकार कर्मचारियों को पंजाब राज्य की तर्ज पर छठा वेतनमान की सुविधा प्रदान करे। पंजाब में जुलाई माह से कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए इस और उचित कदम उठाए। यह बात राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। आज का जो मुद्दा है वो हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 56 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजा था। 25 जुलाई को हमारे राज्य स्तरीय फेडरल हाउस की बैठक हुई थी। उस बैठक में सरकार को कहा गया था कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो निर्णय लिया गया है, अश्विनी ठाकुर को पत्र भेजकर, और उसमें उससे मांग पत्र मांगा गया है। हमने मांग पत्र सरकार को पहले दिया है। हमारा मानना है कि सरकार हमें प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हिमाचल प्रदेश के 90% कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमसे वार्ता के लिए हमें पत्र भेजे और 10 अगस्त तक जो अल्टीमेटम का समय है वो पूरा हो रहा है। हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश सरकार एक तो कर्मचारियों को जो पंजाब वेतनमान आया है उसे अक्षरशः लागू करे, डीए की जो किस्तें रुकी पड़ी हैं उन किस्तों को जारी करे, 56 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए, और सबसे बड़ी बात जो पुरानी पेंशन प्रणाली है उसे सरकार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को तत्काल लागू करे, और जो संविदा आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं उनके स्थान पर जो नियमित नियुक्तियां हैं उसके लिए सरकार हमसे बातचीत भी करे और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, सेवा नियम हैं, भर्ती एवं पदोन्नति के वो हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कर्मचारी जो वार्तालाप करना चाहते हैं उसी संयुक्त सलाहकार समिति में वो संभावना है कि उसमें जब वो मुद्दे आएंगे उनका हल होगा। लेकिन बाहर कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए या कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए सरकार प्रेरित ना करे, और हमें अपेक्षा है कि सरकार अपने जो 20 जुलाई का उनका कार्मिक विभाग से पत्र आया है उसको विड्रा करेगी और हमें प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन होने के नाते हमसे वार्ता करेगी। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डोगरा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष NR ठाकुर जी और मैं, हम 3 लोग सरकार से वार्ता के लिए उस फेडरल हाउस में हमें आदेश हुआ है कि आप सरकार से संवाद भी करेंगे, वार्ता भी करेंगे, और जो भी निर्णय कर्मचारी हित में होगा उसको हम सरकार के साथ मिलकर करेंगे। सरकार की चुनौती ना समझे, ये कर्मचारी संगठनों के काम है, कर्मचारी संगठन ही निपटाएंगे, सरकार अपने जो अन्य काम है उनको करें। और नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है उसे हम भी समझते हैं, सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार अगर हमसे सहयोग अपेक्षा करती है तो हम भी सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आए और कर्मचारियों के जो समस्या हैं उनका समाधान हमारे माध्यम से करवाए। एक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार संजीदा होकर जो गलती हुई है वो उस गलती को और आगे नहीं बढ़ाएगी। सरकार अपना निर्णय भी पलटेगी और हमें वार्ता के लिए बुलाएगी भी। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई हठयोग सरकार के बीच में आता है, कोई बीच में ऐसी कड़ी रह जाती है, तो कर्मचारी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो कोर कमेटी की बैठक है उस बैठक में जो अगला कदम होगा हम उस बैठक को बुला के और उसमें आगे बढ़ेंगे कि कर्मचारियों के मुद्दे जब तक हल नहीं होंगे, पुरानी पेंशन की बहाली जब तक नहीं होगी, नियमित कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं होंगी, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। पंजाब पे कमीशन के आधार पे 15 अगस्त से पहले जो हमारी डीए की किस्तें रुकी हैं उनको सरकार तत्काल दे। ग्रीष्मकालीन भत्ते की हमारी मांग है, आपने शीतकालीन भत्ता दे दिया, ट्राइबल अलाउंस दे दिया, तो ग्रीष्मकालीन भत्ता हमारी मांग है वो प्रदेश के कर्मचारी को देने की घोषणा भी 15 अगस्त से पहले सरकार करे। शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय इंटर डिपार्टमेंट और मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव विजय धौल्टा ने बताया कि इंटर डिपार्टमेंट प्रतियोगिता में 14 टीमें और मास्टर प्रतियोगिता में करीब 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उनका चयन सितंबर माह के अंत में मंडी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। ये प्रतियोगिता जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन करा रहा है। एक इसमें इंटर डिपार्टमेंट टीम चैंपियनशिप हो रही है और दूसरा मास्टर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है। इसमें इंटर डिपार्टमेंट में लगभग
14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और इन मास्टर चैम्पियनशिप में लगभग 70 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये चैम्पियनशिप जो है 2 दिन चलेगी और यहाँ से जो ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, इसके बाद हमारा शायद स्टेट टूर्नामेंट जो मंडी में जो होना है वो शायद सितंबर के लास्ट वीक में होना है। तो यहाँ से जो भी रनर विनर हमारे जाएंगे तो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें पूरा जो है कोविड-19 का जो हमारा ये चल रहा है इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं सब वैक्सीनेटेड प्लेयर हैं। बाकी हमने अलाउ नहीं किया हुआ है जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी है। इसका उद्देश्य तो एक रिक्रेशन टूर्नामेंट है, मास्टर टूर्नामेंट है जो 35 साल से ऊपर के जो भी प्लेयर्स है मास्टर टूर्नामेंट, क्योंकि 2 साल से सारा ही सब कुछ बंद पड़ा था स्पोर्ट्स का वो जो, तो हम चाह रहे थे कि जो भी 2 साल से है कि इसमें जितने भी हमारे मास्टर्स है वो अपना रिक्रेशन के लिए रोज़ प्रैक्टिस करने आते थे तो इनका थोड़ा सा ये होगा कि जो घर में 2 साल घर में रहे तो थोड़ा उनका फिजिकली वो जो है ठीक हो जाए। जिला अस्पताल बिलासपुर में पिछले 4 सालों से खराब पड़ी सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड की मशीन व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ ही डॉक्टर्स की कमी के मुद्दे पर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जिला अस्पताल के एंट्री गेट पर धरना दिया। वहीं सांकेतिक धरने में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व विधायक का समर्थन किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जल्द ही इन समस्याओं के बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाले समय में कांग्रेस अस्पताल में और उग्र आंदोलन करेगी। सीटी स्कैन की मशीन पिछले 4 वर्षों से खराब रखी हुई है जानबूझ करके। प्राइवेट जो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है, सीटी स्कैन की मशीन खराब है, एक्सरे का काम प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया और पिछले आज आप पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं, फ्रंट पेज पे खबरें लगी हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जो है लोगों के एक्सरे तक नहीं हुए। प्राइवेट कंपनी के लोग जो है मनमर्जी कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड जो है बाहर का डॉक्टर को लिखा जा रहा है और जो बाहर के डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, उनके साथ कमीशन खोरी तय हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस बात को बताएं, इनका जो जिला अध्यक्ष है इस बात को बताए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनाव क्षेत्र का ये अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर जो है 4 वर्षों से लोगों को लूटा जा रहा है और हमने कई बार पेपर में बोला, मीडिया में बोला, सोशल मीडिया में बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस तरफ जो है कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। आज जवाब दे रहे हैं कि बंबर ठाकुर धरना दे रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या बंबर ठाकुर को धरना नहीं देना चाहिए? क्या जो लूट खसूट आपने मचाई है या जो चोर बाजारी आपने यहाँ पे मचाई है, जो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के लिए और छोटे छोटे टेस्ट के लिए लोगों को बाहर क्लिनिकों में जाना पड़ रहा है, ये जो चोर बाजारी आपकी सरकार ने यहाँ पे मचाई है, जो अफसरों की मिली भगत और नेताओं की जो मिली भगत है, क्या इसको जारी रखा जाना चाहिए? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी दे और यहाँ के एमएलए भी दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा जी वो इस बात का जवाब दें। वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पिताजी बीमार हुए और जब उनके पिताजी बीमार हुए तो एक नथुराम के अस्पताल में जाकर के उनको दाखिल कराना पड़ा और नथुराम के अस्पताल में जाकर के जो है सारी सरकार वहाँ पे उनका हाल चाल पूछने के लिए चले गई। मैं जानना चाहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से जानना चाहूँगा और यहाँ पर जो एमएस बैठा हुआ है, यहाँ पर जो 2-2 अधिकारी बिठा दिए, एमएस की तक एक अफसर और बिठा दिया, एसएमओ साहब, इनसे मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे हड़तालें करते थे, यहाँ पे डॉक्टर आकर के बाहर हड़तालें करते थे, आज क्या आप पूछ नहीं रहे हैं? यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को देखने वाला डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थेटिक नहीं है, यहाँ पर जो है मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है। शिमला के अंतर्गत आने वाले कसुम्पटी स्थित एसटी कॉम्प्लेक्स में लोग पिछले काफी समय से पार्किंग की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में रहे पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कॉम्प्लेक्स में हस्ताक्षर अभियान चलाया और प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला से यहां जल्द से जल्द लोगों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार और नगर निगम पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा 2017 में एसटी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बनाने को लेकर आधारशिला रखी गई थी, लेकिन आज तक पार्किंग को लेकर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि एसटी कॉम्प्लेक्स में बहुत से सरकारी कार्यालय हैं और साथ ही 100 से अधिक व्यापारी भी हैं जिन्हें अपनी गाड़ियों को पार्क करने में काफी परेशानी होती है। राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले देवनगर क्षेत्र में लोग इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। जी हां, यहां के लोगों का कहना है कि उन्हें बरसात के मौसम में हर वक्त यही डर सताता है कि कहीं कुछ बड़ा हादसा
न हो जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बारिश के समय एनएच का सारा पानी तेज गति से देवनगर मार्ग पर आ जाता है, जिससे वार्ड के कुछ एक भवनों पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं जब रास्ता पानी से भर जाता है तो राहगीरों का भी चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वार्ड में बने नगर एवं ग्राम योजना भवन की छत से भी पानी तेज बहाव से आता है, क्योंकि टीसीपी भवन की छत में पानी की निकासी के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कई बार लोक निर्माण विभाग, स्थानीय पार्षद और टीसीपी विभाग से इस समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए। ये जो नेशनल हाईवे का जो पानी है ना जी, सबसे पहले तो ये हमारे मोहल्ले को आ रहा है, इधर को नेशनल हाईवे का जो जितना पानी है हमारे मोहल्ले को आ रहा है। और ये जो टीसीपी के छत है ये भी सारा हमारे दफ्तरों का भी पानी इधर को आ रहा है और हमारे मोहल्ले में नुकसान हो रहा है। कई वर्षों से, आज से नहीं कई वर्षों से लेकर ये सारा नुकसान कर रहा है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, हमारे एक बार डंगा भी गिरा, मेरा बहुत नुकसान हुआ इसमें, खास करके इसमें हमारा डंगा गिरा, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो टीसीपी वालों को बोला भी इनका पानी इधर को आ रहा है, इसको ड्रेनेज बनाओ, इनकी छतों के जो है इनके जो छत के नाले बनते हो कोई नहीं बने हुए, इनका पानी सीधा उतर रहा है सड़क को और ऊपर से बोरोबोर ऊपर से सीधा आता है नीचे। इसमें कोई छत नहीं है, छत में कोई नाले नहीं है इनके। तो ये पानी तो चलता रहता है। यहाँ पे देखो इतना बाढ़ी है, इतना भारी पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश होती है, पानी आता सारा और बड़े लोगों पर परेशानी है, लोग चल नहीं सकते। टीसीपी का पानी आ रहा है ऊपर से सारा छत का, कोई इनका ड्रेन सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेन है नहीं, ना रास्ते में कोई ड्रेन ही नहीं करते कि इसको ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम शुरू किया जाए ताकि पानी एक साइड को निकले, रास्ते बीच में पानी ना आए। फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स ये 73-74 में मेरा मकान एस्टेब्लिश हुआ था इस एरिया में। हाँ, दिस वाज द फर्स्ट हाउस फ्रॉम दिस एरिया। इसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा, लेकिन इसमें सुविधाएं कमेटी में आने के बाद इसकी सुविधाएं तो नाम मात्र भी नहीं हमें प्राप्त हुई है। इसमें इस रास्ते में ना कोई ड्रेन है, ना इसको कभी कमेटी ने पक्का कराया। ये हमने जो एक पक्का किया है, सीमेंटेड किया है, ये भी अपनी कंट्रीब्यूशन से किया सबने। और इसके बावजूद इसका सारा एनएच की जो सड़क है नेशनल हाईवे का, कोई ड्रेन नहीं है ऊपर। अगर ड्रेन है तो उसका सारी बंद पड़ी है, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। पानी जो है इतनी स्टीपली आता है, स्पीडली आता है नीचे को उतराई में कि ऊपर से कोई रोक टोक नहीं है। उस पानी को सीधा इस रास्ते से आता है और इसी रास्ते से जाता है। आम आदमी जो राहगीर यहाँ से चलता है उसके जाने के लिए भी उसको रुकना पड़ता है, जो आदमी बह ना जाए। कभी पानी इतने फास्ट और इतनी स्पीडली आता है कि आम आदमी नहीं चल पाता, बच्चे तो मतलब ही नहीं बनता। और मैं यहाँ 20 सालों से शॉप कर रहा हूँ, तो हमें बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये टीसीपी का सारा पानी सड़क में आता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और सारा सड़क का पानी, नेशनल हाईवे का पानी, सारा बाईपास का पानी सारा नीचे आता है और लोगों के घरों में जाता है और उससे काफ़ी तगड़ा नुकसान होता है। वहीं जब नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक कमलकांत सरोज से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया द्वारा ही यह मामला उनके ध्यान में आया है। उन्होंने कहा कि वह विभाग के कर्मचारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बारे में जो आपने समस्या बताई है, अभी तक मुझे जो है 8-9 महीने का समय जो है यहाँ पे हुआ है जब मैंने ज्वाइन किया, तो अभी तक तो किसी ने जो है इसके बारे में मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं आया, किसी ने मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर से नहीं बताया कि इस प्रकार की समस्या जो है। तो लेकिन अब आपने ये संज्ञान में लाया है तो इसके बारे में मैं अपने कार्यालय में हम जो इसको देख लेंगे कि जो भी हमारे भवन से संबंधित जो भी इसमें कोई करने की बात होगी उसको हम जो है देखेंगे और उसको यहाँ पे हमारे इंजीनियर वगैरह को बोल के उनसे हम देख लेंगे कि इसमें क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है, वो हम इसमें देखने के बाद इसमें कदम उठा लेंगे। शिमला के अंतर्गत आने वाले कसुम्पटी स्थित एसटी कॉम्प्लेक्स में लोग पिछले काफी समय से पार्किंग की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में रहे पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कॉम्प्लेक्स में हस्ताक्षर अभियान चलाया और प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला से यहां जल्द से जल्द लोगों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार और नगर निगम पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा 2017 में एसटी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बनाने को लेकर आधारशिला रखी गई थी, लेकिन आज तक पार्किंग को लेकर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने
उन्होंने बताया कि एसटी कॉम्प्लेक्स में बहुत से सरकारी कार्यालय हैं और साथ ही 100 से अधिक व्यापारी भी हैं जिन्हें अपनी गाड़ियों को पार्क करने में काफी परेशानी होती है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से चुनकर गए विधायकों से दलित वर्ग के अधिकारों को लेकर समर्थन की मांग की है। दलित शोषण मुक्ति मंच दलित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए 11 अगस्त को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगा, जिसको लेकर मंच ने विधायकों को पत्र लिखा है और विधायकों से समर्थन की मांग की है। दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने कहा कि 11 अगस्त को दलित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में समर्थन के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से प्रदेश की विधानसभा में चुनकर पहुंचे विधायकों से समर्थन की मांग पत्र लिखकर की गई है। उन्होंने कहा कि जब विधायक आरक्षित श्रेणी से चुनकर गए हैं तो उनका दायित्व है कि विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र के दलित वर्ग के लोगों की मांगों व समस्याओं को उठाएं और उनके लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान करें। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए सरकार को एक समान कार्य करना चाहिए। दलित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए दलित शोषण मुक्ति मंच विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगा, जिसमें मंच ने विधायकों से समर्थन की मांग की है। मंच सिर्फ और एक ज्ञापन सौंप रहे और ये ज्ञापन सरकार को नहीं है। जितने भी SC ST जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जो 17+3 17 SC से और 3 ST से जो विधायक विधानसभा के अंदर चुन के आए हैं, 11 अगस्त को एक विधानसभा का घेराव दलित शोषण मुक्ति मंच और अन्य जितने भी दलित संगठन है वो कर रहे हैं। तो इस के माध्यम से हम जो हमारे विधायक चुन के आए उनसे ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आप विधानसभा के अंदर आरक्षित श्रेणी से चुनकर गए हैं तो क्या आपने कभी विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र के SC ST वर्ग के जो उत्थान की मांग को उठाया है? क्या किस तरह का बजट खर्च होना चाहिए उन मांगों को उठाई है? आज के मांग पत्र या उनसे समर्थन के रूप में हमने उन्हें ये दिया है। और इसमें जो दलित शोषण मुक्ति मंच ने दिया है इसमें हमारा क्लियर है कि ये जो दलित शोषण मुक्ति मंच है ये कोई कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये किसी जाति या किसी विशेष धर्म का विरोध करने के लिए या समर्थन करने के लिए नहीं है। ये समाज के जो शोषित वर्ग है उसके जो वेलफेयर के लिए, उसके काम के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसकी मांगों को उठाने के लिए मंच बना है। तो ये हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमने मुख्यतः किया है कि एक तो जो 85वां संविधान संशोधन है उसे लागू करने के लिए है और दूसरा जो आजकल ये बात हो रही है कि जो आरक्षण की वजह से गरीबी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं बढ़ रहा है, हम इस बात में क्लियर कहना चाहते हैं कि जो गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा आरक्षण नहीं है, बल्कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर तबके के लिए सरकार को गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को कारगर तरीके से अमल करना चाहिए, जिससे समाज के अंदर जातिगत आपस में लोगों में रंजिशें ना हो, भेदभाव ना हो। क्योंकि आज जो नौजवान पीढ़ी का जो मांग सरकार से रोजगार की होनी चाहिए थी, आज वो एक पीढ़ी आरक्षण के विरोध में और एक आरक्षण के समर्थन में आपस में उलझ पड़े हैं। हम इन 17 विधायक और जो 3 अनुसूचित जनजाति से चुनकर आते हैं इनसे यही मांग कर रहे हैं, उन्हें ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आप SC ST वर्ग की इन समस्याओं के ऊपर और जो गरीब वर्ग है चाहे वो किसी भी जाति का है उनकी समस्या के ऊपर आपके क्या राय है। और अगर आप इस समुदाय के साथ हैं, अगर आप सच में अपना जो इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर जाना सार्थक करना चाहते हैं तो हम आह्वान करते हैं कि 11 अगस्त के दिन विधानसभा घेराव में हमारी इन मांगों को उठाएं और विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी दलित शोषण मुक्ति मंच के साथ आप आए और इन मांगों का समर्थन करें। जिला सोलन के अर्की उपमंडल के धुंदेश्वर टैक्सी मैक्सी यूनियन धुंदन द्वारा एक शिकायत पत्र SDM अर्की को सौंपा गया, जिसमें प्रशासन से मांग की गई है कि निजी वाहनों में सवारियों को ले जाने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। यूनियन के प्रधान राजेश ठाकुर ने बताया कि धुंदन क्षेत्र के कुछ लोग अपने निजी वाहनों से सवारियों को ले जा रहे हैं, जिस कारण सरकार को तो चूना लग ही रहा है, तो वहीं प्राइवेट टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि इन लोगों पर नकेल कसी जाए। आज हम सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर SDM साहब कार्यालय में आए थे और हमने SDM साहब के ऑफिस में एक पत्र दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि पिछले 2 वर्षों से जो हमारे कारोबार है वो सारे बंद है कोरोना की वजह से। हमें अपनी गाड़ियों की किस्तें और टैक्स देने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। सबसे बड़ी समस्या आज ये आ रही है कि हमारे इलाका में बहुत सारी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी का काम कर रही हैं। वो लोग ना किसी प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, ना सरकार को हर तरफ से चूना लगा रहे हैं और हम लोग, हमारा जितना भी
टैक्सी के कारोबार से लोग जुड़े हैं वो सब बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। और आज हमने एसडीएम कार्यालय में पत्र दिया है और यही पत्र हम डीसी साहब को भी लिखेंगे। हम सरकार से भी इसके बारे में मिलने जा रहे हैं और हमने पुलिस को एसएचओ अर्की को भी पत्र दिया है और एसएचओ डालडा साहब को भी पत्र दिया है कि इन प्राइवेट गाड़ियों पे कुछ अंकुश लगाया जाए और जो भी हम लोग इस तरह जो पीस रहे हैं, आज हमारा इतना शोषण हो रहा है, इसके बारे में ये सरकार देखे और हम जल्दी ही सरकार से भी इस बारे में अपनी मांग को उठाएंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं वो आज बेरोजगारी की स्थिति में ना आए और हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज हम एसडीएम कार्यालय में आए थे और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन और सरकार जरूर हमारी मांगों को ध्यान पे रखेगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें शायद संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़े। जिला परिषद बिलासपुर की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को जिला परिषद भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्षा कुमारी मुस्कान ने की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा कुमारी मुस्कान ने बताया कि बैठक में बरटी क्षेत्र में खुल रहे शराब के ठेके को वहां न खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह ठेका वहां खोला जाएगा जहां पंचायत घर और स्कूल सहित रिहायशी एरिया न हो। बावजूद इसके यदि गैर कानूनी तरीके से ठेका खोला जाता है तो संबंधित विभाग व पुलिस के सहयोग से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बैठक में काफी विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिसके चलते काफी समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने चेताया कि यदि आगामी बैठक में उक्त अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि अधिकारियों द्वारा जिला परिषद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की बैठक में जो मुख्य रूप से 3 मुद्दे रहे हैं वो एक, जैसे कि अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं किसी भी जिला परिषद के मेंबर्स के साथ, तो उनको ये आश्वासन दिलाया गया है मेंबर्स को कि यदि वो इस तरीके की हरकत दूसरी बार करते हैं तो उनसे रिटर्न में लिया जाएगा कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करें और जब हमारी अगली मीटिंग होगी तो उसमें मुख्य रूप से माफ़ी मांगे वो जिला परिषद के मेंबर्स से। और दूसरा मुद्दा रहा हमारा, जैसे कि राशन की बात की गई डिपो की, तो उसमें जो भी हमारी सामग्री है वो अच्छे से नहीं आती है, तो उसके लिए भी आदेश दिए गए इनको, फूड डिपार्टमेंट को, कि जब भी कोई राशन आएगा डिपो में तो उसकी पहले आप एक बार सुनिश्चित तरीके से चेकिंग करवा लें ताकि हमारे जो प्रबुद्ध जनता है उनको इस तरीके की समस्या ना आए और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लग रही हैं वो भी ना लगे। और तीसरा मुद्दा रखा जो हमारे सामने माननीय सदस्य द्वारा रखा गया कि जो शराब का ठेका बरठी में खोला गया है, जो कि मुख्य रूप से पंचायत के सामने और आते जाते महिलाओं को उसकी वजह से समस्या आ रही है, तो उनको भी ये आदेश दिए गए कि उस तरीके का वहाँ आप ठेका ना खोलें जिससे महिलाओं को प्रॉब्लम आए। अगर उन्होंने ठेका शराब का खोलना ही है तो उसे आगे पीछे खोलें जहाँ पे कोई पंचायत घर ना हो, स्कूल ना हो, क्योंकि इस चीज़ का मैसेज एक गलत मैसेज जाता है और इससे हमारी जो महिलाएं हैं और जो भी हमारी मातृशक्ति है उनको भी कई तरीके की समस्याएं आती हैं। तो उनको भी ये आदेश दिए गए कि इस तरीके के अगर ठेके खोलने हैं तो किसी और जगह खोलें, ऐसी जगहों पे ना खोलें। अगर नहीं खिलाता इसके एक्शन लेंगे, अगर ठेका वहीं रहेगा वो, तो उसके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे, डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे, बाकी पुलिस प्रशासन से, डीसी सर से भी बात करेंगे कि अगर कोई इस तरीके के कार्य कर रहा है तो वो एक गैर कानूनी कार्य है और इस तरीके के कार्य ना किए जाए। और मुख्य रूप से मैं ये आदेश देना चाहती हूँ जो भी हमारे आज की बैठक में अधिकारी रहे और जो अधिकारी ना आ पाए, तो पहले की बैठक में भी मैंने उन्हें ये बोला था कि अगर आप बैठक में नहीं आ रहे हैं तो हमें रिटर्न में दीजिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत क्वेश्चन ऐसे रहे जो हमारे माननीय सदस्य द्वारा रखे गए और उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि अगर वो अगली मीटिंग में नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करी जाएगी, जिसके लिए जिला परिषद के सभी सदस्य एग्री हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।